मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। चीनी की रिपोर्ट बहरहाल आ गई और जो एक खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट इसको अंडर द कारपेट कर दे और ये कभी शायद ये रिपोर्ट सामने ना आ सके और मुल्ज़िम और मुजरम भी सामने कौम के ना आ सकें, ये सारे जो ख्यालात थे, ये सारे खदशात थे, आज गलत साबित हो गए और चीनी की रिपोर्ट बहरहाल सामने आ गई और ये एक इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट है। रिपोर्ट है क्या? सबसे पहले आप शहजाद अकबर साहब की जुबानी ये भी मुलायजा कीजिए। किसान को मुसलसल के साथ नुकसान पहुंचाया गया, उसको लूटा गया। तकरीबन तमाम मिलें 15% से ले 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है। कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियां की जाती हैं तो वहां पे वो 140 रुपए से भी कम है। 1 किलो चीनी कितने पैसों में बनती है, इसका आज से पहले इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं किया गया। तमाम मिल मालकान जो है वो डबल बुक्स रखे हुए हैं। एक वो खाता है जो सरकार को दिखाया जाता है और एक वो खाता है जो सेठ के लिए बनाया जाता है। अगर आप 1 रुपए की गड़बड़ी करें अपनी चीनी की कीमत के तयन में तो आपका मुनाफा विंडफॉल प्रॉफिट बनता है 5.2 अरब। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की एक्सपोर्ट सब्सिडी दी गई है। वफाक ने 15.5 अरब की सब्सिडी दी, 9.3 रुपए पर किलो सिंध गवर्नमेंट ने दी और आखिरी सब्सिडी है 2019-20 की। इसमें वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी और पंजाब ने इसमें 3 अरब की सब्सिडी दी। 22 अरब का इनकम टैक्स है, उसमें से 12 अरब का रिफंड है तो टोटल टैक्स 10 अरब देता। इतना अनहार कारोबार है कि इसमें 1 रुपए का मुनाफा रिले जो इक्वेट्स टू 5.2 अरब रुपया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कल आप इस रिपोर्ट को ज्यादा तफसील के साथ अखबारात में देखेंगे, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि ये रिपोर्ट कितनी खौफनाक है। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट के जो हिस्से हमारे सामने आए वो बड़े ही खौफनाक हैं और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की वाहिद रिपोर्ट है जो अवाम की आंखें खोलने के लिए काफी होगी। सबसे पहले तो मैं हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो इमरान खान साहब ने वादा किया था वो वादा इन्होंने पूरा किया। गो सारी अपोजिशन का ख्याल ये था कि ये वादा कभी इफाद नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने वादे का पास किया, कौम के सामने रिपोर्ट पेश की और इसमें किसी का नाम नहीं छुपाया। और ये नाम जो है वो जाहिर इनके गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके इत्तेहादी भी हैं। मैं इस पे गवर्नमेंट को बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो अभी तक सामने आए वो मैं आपके सामने रखता चला जाता हूं। एक तो 6 चीनी के ग्रुप्स हैं जिनका ऑडिट हुआ, बाकी ग्रुप्स का अभी ऑडिट होना बाकी है। जब उनका ऑडिट होगा तो उससे आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा स्कैम होगा ये। अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक चीनी माफिया जो है सबसे पहले तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके अंदर एक इन्होंने कुशन रखा हुआ है जिससे ये बहुत पैसा कमाते हैं। मसलन इन्होंने 2 खाते रखे होते हैं। एक खाता आवाम के लिए होता है जो जाहिर है जिसमें सरकारी कंपनीज हैं, सरकार के इदारे हैं, उनके लिए होता है और एक सेठ साहब के लिए अपने लिए होता है। उसके अंदर जो फर्क है वो कम से कम फी किलो 12 से लेकर 16 रुपए का फर्क होता है। 2017-2018 के दरमियान कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी 38 रुपए किलो थी, लेकिन ये जो डिक्लेयर करते थे 51 रुपए 51 रुपीज करते थे, 13 रुपए का इसके दरमियान क्वेश्चन था। 2018 से 2019 के दरमियान भी 12 रुपए का क्वेश्चन था और 2019 और 20 के दरमियान भी 16 रुपए का क्वेश्चन था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपए का फर्क 5.1 रुपए के फर्क की शक्ल में कन्वर्ट होता है, सामने आता है। यानी कि अगर ये 1 रुपया बचाएंगे चीनी बनाने वाले तो आवाम को 5.1 अरब रुपए का नुकसान होगा। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक नुकसान है। जहांगीर तरीन साहब को इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट फ्रॉड का जिम्मेदार करार दिया गया और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मुझे लगता है केस हो जाएगा। 29 अरब रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी पिछले 5 साल के दरमियान, जो जाहिर है बहुत बड़ी सब्सिडी है। इसके अलावा ओमनी ग्रुप है, फिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, फिर खुशरो बख्तियार साहब के भाई हैं उनका ग्रुप है, एक अल मोइज़ ग्रुप है जिसको शमीम अहमद खान साहब चला रहे हैं, उसके बारे में मियां शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब, उनका भी नाम बार बार इस रिपोर्ट में आया। बहरहाल ये एक आई रिवीलिंग रिपोर्ट है और मेरा ख्याल ये है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर कार्टेल्स कर क्या क्या रहे हैं और ये सिर्फ चीनी का कार्टेल है। अभी आप इसके अलावा बाकी कार्टेल्स का आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इसके सारे बेनिफिशरी
उनका ताल्लुक सियासत के साथ, वो सियासतदान है, यानी वो उनका कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। गोया इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जो ये कीमतें तय करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं। तो ये फ़ायदा उठाने वाले लोगों ने इतना खुल के फ़ायदा क्यों उठाया? और एक सवाल इस रिपोर्ट का बहुत अहम है कि क्या वाकई इस बार मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, या फिर ये एक रिपोर्ट है जो सामने आई और उस कुछ अरसे बाद ये सामने से हट जाएगी? ये वो सवाल है जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं कंवल शोजत साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सरदार नबील गबोल साहब कराची में हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमारे साथ हैं राना मशहूद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और स्काइप पे हमारे साथ होंगे डॉक्टर फरक सलीम साहब, माशी माहिर हैं। गबोल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगे। सर, ये फरमाइएगा कि आपका और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों का ख्याल ये था कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, और अगर आ गई तो इसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम नहीं होगा और इसमें खुसरो बख्तियार साहब का नाम नहीं होगा। लेकिन सर, ये तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे अच्छी रिपोर्ट आ गई। सर, खुल के बयान कर दिया उन्होंने सब कुछ। जावेद चौधरी साहब, हमने कभी नहीं कहा कि रिपोर्ट नहीं आएगा। हमने कहा था रिपोर्ट इस तरह आएगा जिसमें इनको अपने लोगों की बचत करनी पड़ेगी, और वही हुआ। अगर आप रिपोर्ट को देखें तो मुझे सिर्फ ये बता दे, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। मुझे सिर्फ ये बता दे कि ये रिपोर्ट के अंदर अगर जहांगीर तरीन साहब का नाम सिर्फ एक का है और साथ में जो काबीना के जो वजीर है जिनका नाम खुसरो बख्तियार है, उनके लिए कहा है कि जी उनका इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसके भाई ने ये सारा काम किया है। तो शहबाज शरीफ के जो पीछे आप लोग पढ़े, रमजान शुगर मिल, वो तो सलमान शहबाज के नाम पर है। इसी तरीके से जब आपने नाम लेकर एक चीफ मिनिस्टर का, सिंध का मुराद अली शाह का आपने नाम लिया कि उसने जो है 2018 में आपने कहा कि ये चीनी का जो है कीमतें भी बढ़ी हैं और सब्सिडी दी उन्होंने, ठीक, सब्सिडी की आपने बात की। मुझे बताए 2017 में सब्सिडी दी ओमनी को, और ओमनी का जो करता धरता है, जो बड़ा है, जो सीईओ है, वो अनवर मजीद है। लेकिन साथ साथ आप अपने काबीना के मेंबर की बचत के लिए आप ये कहते हैं कि जो खुसरो बख्तियार नहीं था, उसका भाई था। तो भाई फिर दूसरों का नाम क्यों लेते हैं? फिर चीफ मिनिस्टर बोजदार को आपने कैसे बचाया? फिर आपने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को कैसे बचाया? फिर आपने जो है असद उमर को कैसे बचाया? वो भी तो ईसीसी का बड़ा था। देखे, आप उन लोगों तो पकड़े जिन्होंने आपको ये जो सब्सिडी दी है, ये कीमतें बढ़ाई हैं, उनको, उन पावर्स को तो पकड़े। आपने मुराद अली शाह का नाम। तो आपका ख्याल ये है कि कुछ लोग हैं जिनको भी गिरफ्तार होना चाहिए था या जिनका नाम आना चाहिए था? राना मशहूद साहब, सर आप फरमाइएगा जी। अब आपके दौर में भी सब्सिडी दी जाती रही, लेकिन सर ये पहली गवर्नमेंट है, आपको वैसे मानना पड़ेगा कि इन्होंने जो कहा था उस पर ये पूरे उतरे हैं। जावेद चौधरी साहब, बात ये है कि ये पहली इसकी बैकग्राउंड देखें, ये इंक्वायरी शुरू क्यों हुई? 55 रुपए की चीनी जब 71 रुपए, 71 से 75, फिर 79, फिर 85, लोगों ने एहतजाज करने शुरू कर दिए। जब एहतजाज शुरू हुए तो वहां पर हुआ कि जी इसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, 2 माह तक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर की टेबल पर पड़ी रही, और जब एक मीडिया पे ऊपर वो लीक हुई तो उसके बाद कहा गया कि जी हम इसके ऊपर इंक्वायरी भी कर रहे हैं और इस इंक्वायरी के ऊपर मजीद करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर ये देखिएगा कि जो बात अभी गबोल साहब कर रहे थे, मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सब्सिडी दी जाती रही है, पहली बात है कि वो सब्सिडी देने से क्या लोकल लेवल पर शुगर की कीमत बढ़ी? चीनी की कीमत, इसको हमेशा इंश्योर किया गया
कि कीमत नहीं बढ़ेगी और जो सरप्लस चीनी थी उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई। और सब्सिडी क्यों दी जाती है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शुगर प्राइस कम होती है और उसको बैलेंस करने के लिए वो सब्सिडी दी जाती है, जिसका एक पूरा प्रोसेस होता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ कि आप देखें कि जब हम भेजते थे शुगर, उस वक्त डॉलर जो था 102 से 105 के दरमियान वेरी करता था और 36,000 रुपए के करीब जो है वो पर मेट्रिक टन जो है शुगर वो बनती थी। यहां पर तो डॉलर उस वक्त $150 से ऊपर था और 52,000 से ऊपर की सब्सिडी जो है वो प्राइस को है वो बनाकर दी गई। तो यहां पर तो खुला खुला डाका मारा गया है। और डाका मारने वाले, मैं आपसे एक सीधा सा सवाल है, तो एक आखिरी बात। देखिए सर, वो जो डाकू है उनका नाम भी तो आया ना इसमें। नहीं, चौधरी साहब, यही तो बात है। आज ही रिपोर्ट पेश हुई, आज ही काबीना का खुसूसी इजलास हुआ, रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई और ये कह दिया गया कि लोगों का एहतसाब होगा, गिरफ्तार होंगे। तो बड़ी बात है ना सर। नहीं सर, इसमें एक मेरा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि चले मान लिया कि शुगर मालकान जो हैं उनकी इसके अंदर बदनीयती शामिल थी, अप्रूव कौन करता है एक्सपोर्ट? और जब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और फूड सिक्योरिटी का राइटिंग में मौजूद हो कि आपको ये एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, शुगर की कीमत जो है वो नहीं कंट्रोल होगी, आपके पास सरप्लस नहीं है, शॉर्टेज हो जाएगी, उसके बावजूद अगर कैबिनेट अप्रूव करती है, प्राइम मिनिस्टर ये बात आपकी ठीक है राणा साहब। जाहिर है जब जब कीमतें बढ़ रही थी तो रोकना चाहिए था उनको, और उस वक्त कीमतें बढ़ती हुई एक्सपोर्ट नहीं, इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं आपकी बात मानता हूं। मुझे फरक सलीम साहब की तरफ जाना दे। फरक सलीम साहब, ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये रिपोर्ट काफी है या जो इसके पीछे लोग हैं उनका नाम भी आना चाहिए था? देखिए चौधरी साहब, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख खोल के देख लें, बड़े बड़े स्कैंडल्स की तहकीक करवाई जाती है, लेकिन बहुत कम होता है कि इतनी जबरदस्त फोकस किस्म की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने तहकीक करवाई और तहकीक करने वालों ने बड़ी फोकस किस्म की एक रिपोर्ट लिखी और फिर वजीर आजम साहब ने उस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया। ये हमारी तारीख में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। जो 4 सवालात सबके ज़हन में आ रहे थे, आपके ज़हन में आ रहे थे कि चीनी की मद में टीके कौन अशखास, कौन लोग हमें टीका लगाते हैं, जो कोई 50 अरब रुपए का सालाना टीका लग जाता है, उनकी निशानदेही इस रिपोर्ट में कर दी गई। दूसरा सवाल था कि हुकूमत की तरफ से कौन फैसला साज है, कौन ये रोल प्ले करता है, कौन सब्सिडीज का फैसला करता है, उनके नाम भी इस रिपोर्ट में दे दिए गए। तीसरी बात के इल्जामात क्या हैं, वो 4 बड़े फोकस किस्म के इल्जामात लगा दिए गए कि गैर कानूनी मुनाफा है, बेनामी की लेन देन हो रही है कोई 362 अरब की, टैक्स की चोरी है कोई 33 अरब की, और गैर कानूनी बिजली की पैदावार। ये 4 इल्जामात भी लगा दिए गए। कितना पैसा इन्वॉल्व है ये भी इस रिपोर्ट में बता दिया गया, नाम बता दिए गए, उनकी निशानदेही कर दी गई कि कौन अशखास हैं, कौन लोग हैं जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को टीका लगा रहे हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। 2 चीजें मेरे ज़हन में हैं जो क्लियर नहीं हुई, जिनका जिक्र भी होना चाहिए था। अब हम ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कर देना तो हराम है, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाजत देना हलाल है। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि सब्सिडी दे देना या सब्सिडी का ऐलान कर देना हुकूमत की तरफ से तो हलाल है, लेकिन सब्सिडी वसूल करना हराम है। इन दोनों सवालात का ये मेरे ज़हन में एक सवाल है, बनता है कि इनका ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि जिन लोगों ने सब्सिडी ग्रांट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, जिन लोगों ने इस चीज की आपके दोनों सवाल बड़े वैलिड हैं। मैं अभी ये गवर्नमेंट से पूछना था, मुझे गवर्नमेंट से पूछना था। देखिए जी, ये रिपोर्ट बड़ी अच्छी है, हम तारीफ कर रहे हैं, सभी तारीफ कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन इसका इशू ये है कि जिन लोगों ने सब्सिडी दी क्या उनका कोई जुर्म नहीं बनता? जब कीमतें बढ़ रही थी 55 से लेकर 85 रुपए तक चली गई, तो इसको रोकना भी तो किसी की जिम्मेदारी थी। अगर आप ये आज कह रहे हैं कि 1 रुपया बढ़ जाता है या फर्क आ जाता है तो 5.1 करोड़ रुपए का फर्क पड़ जाता है, तो जब ये कीमत जा रही थी ऊपर तो गवर्नमेंट कहां थी उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जावेद साहब। पहले तो आपके तवज्जुह से मैं सबको मुबारक दूंगी कि ये नया पाकिस्तान है जो अब नजर आना शुरू हो गया कि ये बुनियादें होती हैं जिसमें गरगस का जहां और होता है और शाहीन का जहां और होता है। मेरे 2 जो कलीग्स हैं उन्होंने जो कमेंट किया था मैं उस पर क्विकली
क्विकली रिस्पॉन्ड कर दूं। पहली बात, नबील गबोल साहब जो इलेक्शन लड़ के आए या हमारी तरह रिजर्व सीट पर भी आए, हमने एक एफिडेविट जमा कराया होता है सुप्रीम कोर्ट में इस दफा भी और इलेक्शन कमीशन में भी, जिसमें आप अपने स्पाउस और अपने बच्चों के जिम्मेदार होते हैं, अपने बहन भाइयों के बारे में आप कुछ नहीं बताते हैं, तो उसमें उनके डिपेंडेंट्स, उनके बच्चे और उनकी बेगमात होती हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब से जो पूछा जा रहा है उनके बेटे और उनकी बेगमात के बारे में तहकीक की जा रही है, अपने बहन भाइयों के जिम्मेदार नहीं। यानी भाई अगर वो अमीर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, अगर बहन हो जाए तो वो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, जैसे ये दोनों भाई थे और दोनों एट अ टाइम, लेकिन सलमान शहबाज तो नहीं है पब्लिक। सलमान शहबाज उनके बेटे हैं। इसलिए ओमनी ग्रुप जो है उसका तो कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो पब्लिक, वो तो फिर अब निकल आया ना उनका, कहां से किस तरीके से ताल्लुक निकला। ऐसे ही हुआ ना जैसे खुसरो बख्तियार के भाई का निकलेगा। मैं उसमें आ जाती हूँ, उसमें बताती हूँ, अगर खुसरो बख्तियार का कोई उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर वो कॉमन निकली तो वो भी पकड़े जाएंगे, उनको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब जो राना मशहूद साहब ने बात की, इन्होंने कहा जी ये इसमें ये सारी बातें हैं और बड़ा घुमाया गया। बात सारी ये है कि जनाब ये कार्टल्स तो आपने देखा ना, मुशर्रफ साहब ने इन पे हाथ डाला, इनकी तो पार्टी के लोग खुद उनको बिठा के खिला रहे हैं, वो खुद हिस्सेदार हैं। बात सारी कितने अरसे से ये ऑपरेट कर रहे हैं, किसी ने आज तक इन पे हाथ नहीं डाला। ये कोई आज पहली दफा चोरी नहीं हुई, पहली दफा चोरी पकड़ी गई है। और इन्होंने कहा कि ये जो बाय चांस हो गया जी वजीर आजम की टेबल से लीक होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वजीर आजम ने ऑन रिकॉर्ड अनाउंस किया था, माफी मांग के कहा था कि मैं इसको जड़ तक जाके इन्वेस्टिगेट भी करूंगा और आपके सामने मैं वादा करता हूं कि मैं ये पब्लिक करूंगा। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बात की हुई है। पब्लिक करने के बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारी खत्म होगी, आपका ख्याल है? नहीं जी, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अब इसको कोशिश ये की जाएगी कि जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके हवाले किया जाए, जैसे आज उन्होंने अनाउंस किया। अच्छा, अब आ जाते हैं जो हलाल हराम की बात। जो इस बार सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो जहांगीर तरीन साहब है, उसके बाद खुसरो बख्तियार साहब। इस दफा हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी थी। 3 अरब रुपया दिया पंजाब ने, जिसमें पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है ना, 2.4 वापस ले लिया, ठीक है। और उधर से ही सारा मसला बनना शुरू है कि क्यों दी जा रही है, क्यों रेट्स ऊपर जा रहे हैं। पहली बात ये, फरूक साहब ने अच्छी चीजें आइडेंटिफाई की, मैं मजीद आइडेंटिफाई कर दूं। सबसे ज्यादा इसमें रगड़ा किसको लगता है? किसान को। और ये मेरे इलाके में ये सारा कुछ हो रहा है। मैं साउथ पंजाब से, मेरे अहमदपुर चरकिया से ताल्लुक है, रस्ते में बहुत बड़ी बड़ी शुगर मिलें आती हैं, सबसे ज्यादा वहां गरीब किसान। और क्या प्लान करके ये सारा शुगर केन वहां पे उगाना शुरू किया गया, कॉटन लगने वाली जगह को, कॉटन क्रॉप को रिप्लेस करवाया गया शुगर केन से। अभी तो हमने इसमें पानी की कॉस्ट नहीं डाली जो मुफ्त में इस्तेमाल हो रहा है, अभी तो वो बगास की और अभी तो जो मोलेसिस का है वो अंडर रिपोर्टेड है। आप ये सोचें कि दोनों हाथों से विन विन पोजीशन है। जिसने बना ली है ना शुगर मिल, वो मौजें करते हैं। मैं और आप हमारी टैक्स पेयर मनी से हम उनकी सब्सिडीज भी पूरी कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट उनके हैं। सारी मिल्स सियासतदानों की क्यों है, ये भी तो एक सवाल है ना। क्या आप ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। डे 1 से वजीर आजम कहते रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, रल खाओ ते खंड खाओ। तो पहले आप खंड बनाओ, फिर उसके बाद रल खाओ, फिर पॉलिसी लेके माजी की बातें एक साइड पे रखें ना। इशू तो आपकी गवर्नमेंट में उठा ना, जब ये गवर्नमेंट के उसमें जब कीमत बढ़नी शुरू हुई तो उस वक्त कमीशन बना, मुस्लिम लीग तो ना सब्सिडी देते आप, चौधरी साहब, आप एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते। आज मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, आज पीटीआई ही की हुकूमत है। और 1.5 साल के बाद अगर कोई इशू था और वो आइडेंटिफाई हुआ तो आज पीटीआई ने उसमें सबको एक उस पर सफ में रखा है। दूसरा, ओमनी ग्रुप का आप बात करें, एडी ख्वाजा साहब एक आईजी थे 2016 में, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ा आपस में मत्था हुई हुई थी। उनकी आपको पता है उनको हटाने की रीजन क्या थी? वो उस इलाके में जितने किसान थे जो गन्ना उगाते थे, उनको पुलिस के जरिए कहा जाता था कि ये ट्रॉलियां जाएंगी तो सिर्फ ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स में जाएंगी, जिस पे उस बंदे ने स्टैंड लिया था और ये कॉन्फ्लिक्ट पीपल्स पार्टी ने उस वक्त खड़ा किया था। तो ये जो वडेरा राज, फिर हुकूमतों में आना, फिर इन चीजों को इस्तेमाल करना और पैसे बनाना। वैसे ये अगर रिपोर्ट ना होती तो शायद एडी ख्वाजा साहब का जो इशू है बड़ा इशू होता, लेकिन ये जो रिपोर्ट आ गई उस पर जहांगीर तरीन साहब और बाकी जो माफियाज हैं उनके बारे में जो जो बयान किया गया वो आप खुद अंदाजा लगाएं, उससे आपको पता चलेगा कि होता क्या रहा है यहाँ पे। गबोल साहब, आपने जवाब देना, लेकिन उससे पहले मैं ब्रेक लूंगा। इनका ख्याल ये है कि ओमनी ग्रुप जो है वो ज्यादा बड़ी इशू है, ज्यादा बड़ा इशू है। इसमें छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। गबोल साहब, ये ज़हन में रखें कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के लोग नहीं फंसेंगे, मुझे लगता है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी फंस जाएंगे और नून के लोग भी फंस जाएंगे। तो ये तो सारी सियासी लॉट जो है खुल के सामने आ गई सर। नहीं, तो मैं तो यही तो कह रहा हूं ना कि फिर सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर आप ऑपोजिशन में सिर्फ आपने जो है नजर रखी है, आपने सिर्फ रमजान शुगर मिल पे या ओमनी पे रखी है,
सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को करना चाहते हैं टारगेट, तो फिर आप अपना मुझे एक चीज बताएं, क्या आप समझते हैं कि ये जहांगीर तरीन ये कोई गिरफ्तार करेंगे? जिस दिन जहांगीर तरीन गिरफ्तार हुआ उस दिन पंजाब की हुकूमत बैठ जाएगी, ये आप लिख के ले लेना। अच्छा और जी। जहांगीर तरीन नहीं, पंजाब हुकूमत में उनका क्या अमल दखल है सर? सर मेन तो पंजाब हुकूमत में एमपीएस तोड़ तोड़ के लेकर आया ना जहांगीर तरीन, फिर बाद में वफाक में लेकर आया, और वफाक के अंदर नहीं, वो खुसरो एमपीएस बख्तियार वापस कहाँ लेके जाएंगे सर? वो तो वही रहेंगे ना। वापस नहीं लेके जाएंगे, वो हमने के लिए तैयार है, यानी हमें ऑपोजिशन को। उन्होंने एक मुलाकात भी की है शहबाज शरीफ से, इसी बात की तो सजा मिली है उसको। ये सारा पॉलिटिकल नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से? की बिल्कुल की है, आप पूछ लेना, राना मशहूद को नहीं पता होगा, लेकिन इनकी मुलाकात हुई है। और यही वजह है कि जहांगीर तरीन को जो है ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन देखे, आपको पता है कि राणा साहब बताइए। चौधरी शुजात ने जो राणा तारिक बशीर चीमा को भेजा, वो किस लिए भेजा था प्राइम मिनिस्टर के पास? प्राइम मिनिस्टर भेजा था कि भाई ये जो तुम हमारे पीछे नैप को तुमने लगाया हुआ है, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम पंजाब से अपनी जो है सपोर्ट ले लें वापस। तो फिर तो हमारी शाबाश ज्यादा बनती है ना, सारी थ्रेट्स के बावजूद हमने ब्रेक नहीं लगाई है। और अब ये नैरेटिव आपका चलेगा नहीं कि ऑपोजिशन खाली टारगेट हो रही है। बात सारी है कि करप्शन और सियासत अब साथ साथ नहीं चल सकती, जिसने जो किया उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो जहां पे भी बैठा है। पे तो आप लोग खड़े हैं, 6 सीट खड़े हैं, ये 6 सीटें आप लोग से हट जाए तो आपकी वफाकी हुकूमत बैठ जाएगी। आप तो किसी तरीके से जो है अपना लॉलीपॉप देते रहते हो, किसी न हमने किसी हुकूमत नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। नबील कबूल साहब, ये सोच बदलें अब। ठीक हो चौधरी शुजात के राणा साहब, रिएक्शन हुआ चौधरी साहब पहली तो बात है गबोल साहब जो बात कर रहे हैं, राणा साहब ये फरमाइएगा कि गबोल साहब ने एक इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई मियां शहबाज शरीफ साहब से और इसकी सजा मिल रही है उनको। ये मेरे बिल्कुल नॉलेज में नहीं है, और मुझे जो जितना मेरा राब्ता है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मुलाकात हुई है, नंबर 1। नंबर 2, देखें चौधरी साहब, बात जो है ना, बात को बदला जा रहा है। बात यह है कि जब ये, मैं पहले वाली बात फिर दोहराऊंगा कि शोर क्यों मचा था कि जब 55 से एकदम 85 पे चीनी चली गई तो कोहराम मच गया, और उसके ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसके TORs में क्या था कि ये सब्सिडी किसने दी, ये सब्सिडी किसने अप्रूव की, ये किसने ये सारा कुछ किया। और उसके अंदर अब बात को बदलने के लिए ये पीछे 4 साल पे चले गए। ये तो कमेटी के TORs में नहीं था, बिल्कुल जाएं पीछे जाकर देखें भी। लेकिन ये बात, इसी बात के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा था कि कमीशन के सामने हम भी पेश होना चाहते हैं और हम अपना मौकफ भी रखना चाहते हैं। तो ये कमीशन जो था, इसको चाहिए था कि सबकी राय लेकर आगे चलता, नंबर 1। और नंबर 2, इसके अंदर अपना चौधरी साहब जो सबसे अहम पॉइंट है कि सब्सिडी दे के मुल्क को नुकसान किसने पहुंचाया, किसने अप्रूवल दिया। ये अप्रूवल देने वाले इमरान खान साहब हैं, ये अप्रूवल देने वाले ECC है, ये अप्रूवल देने वाली कैबिनेट है, जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया। गवर्नमेंट ने 3 अरब रुपए की दी है, उससे पहले पिछले साल अगर 5 सालों में देखे 29 अरब रुपया टोटल, 15 अरब एक, 22 अरब एक, 24 अरब रुपए तो आप लोगों के दौर में चलेगी। नहीं, तो उसका जवाब किससे देना? उसका जवाब है, आप अगर रिकॉर्ड को देखें कि जब सरप्लस आपके पास कोई चीज पड़ी हो तो आपने उसको जाया तो नहीं करना है, आपने उसको भेज के आपने उसके ऊपर आपने पैसा जो है वो इस तरह स्टक नहीं करना। और ये पूरे रिकॉर्ड की बात है। इसहाक डार साहब ने मीटिंग उस वक्त चेयर की, उन्होंने कहा कि पहले ये बताएं कि ये सरप्लस है। जब वो रिपोर्ट आई कि सरप्लस है, फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने रेज किया कि इससे लोकल मार्केट पे जो है शुगर की प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उसकी भी श्योरिटी दी गई तब उस शुगर को जो है एक्सपोर्ट किया गया। ये इसके अंदर कोई गुनाह नहीं हुआ, गुनाह तो तब हुआ जब शॉर्टेज था, तो एक्सपोर्ट करने के लिए दी। अच्छा, डॉक्टर फरक सलीम साहब की तरफ जाने। डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये इसमें जो जिम्मेदार ठहराया गया वो रेगुलेटर्स को ठहराया गया, तो रेगुलेटर तो गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब ये हो कि जिम्मेदार स्टेट है, फिर गवर्नमेंट है, और अब गवर्नमेंट और स्टेट है, तो इसको कैसे पकड़ा जाएगा सर? चौधरी साहब, आपने ठीक कहा, इश्यूज सिर्फ 2 हैं
बाकी उलझाने वाला मामला है। पहला इशू है सब्सिडी का और दूसरा इशू है एक्सपोर्ट की इजाजत का। अब सब्सिडी जो है 2019 की हद तक वो फेडरल हुकूमत ने नहीं दी, ये रिपोर्ट में क्लियर कट हमें पता चल गया। वो पंजाब की हुकूमत ने दी, लेकिन पंजाब की हुकूमत जो है वो भी पीटीआई के पास है, तो सब्सिडी जो है उसका इशू पंजाब हुकूमत के ऊपर है। एक्सपोर्ट की इजाजत देना वो सूबों के इख्तियार में ही नहीं आता। एक्सपोर्ट करने की इजाजत देना या एक्सपोर्ट को बंद करना ये विफाक के इदारे, विफाक की डोमेन में आता है। तो पहली चीज थी सब्सिडी, दूसरा है एक्सपोर्ट की इजाजत देना। सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी है और एक्सपोर्ट की इजाजत जो है वो विफाक ने दी है। तो अब ये जिम्मेदारी कि सब्सिडी क्यों दी गई और एक्सपोर्ट की इजाजत क्यों दी गई, ये दोनों सवालात का जवाब, एक सवाल का जवाब पंजाब हुकूमत ने देना है और दूसरे सवाल का जवाब जो है वो विफाक ने देना है। अब दूसरा सवाल सबसे बड़ा जो है इस रिपोर्ट आने के बाद, दे चुके हैं जवाब कमीशन में। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ लें, उन्होंने जाके इंक्वायरी कमीशन के सामने सारी रिपोर्ट की, ये सवालात उनसे हुए थे, इसलिए तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वहां पेश हुए हैं खुद। और दूसरा 3 बिलियन में से 2.4 बिलियन विड्रॉ कर ली गई थी सब्सिडी। और इसके अलावा जो बात है वो ज्यादा मेन ये है सब्सिडी से पैसा नहीं कमाते, याद रखिएगा, ना ही एक्सपोर्ट से कमाते हैं। एक्सपोर्ट का क्या है कि लोकल मार्केट में जब एक क्राइसिस पैदा होता है उससे प्राइस ऊपर ले जाते हैं, प्राइस ऊपर ले जाते हैं तो अरबों रुपए कमाते हैं। सब्सिडी किसी कॉस्ट को डिटरमिन करके दी जाती है। आज बड़ा क्लियरली शहजाद अकबर ने ये हाईलाइट किया कि आज तक जो पर केजी कॉस्ट है वो ही रेगुलेटर या जो मेन लोग हैं वो नहीं एवेल्युएट कर रहे थे, बल्कि वो एसोसिएशन खुद बता रही है। और वहीं सारी हेरा फेरी की गई। 13 रुपए का मार्जिन रख के आप अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, उसको ओवर रेटेड कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर आप सब्सिडी भी मांग रहे हैं। यानी नाले चौपड़ियां तो नाले दो तो गलतियां एफबीआर ने भी की वहां पे जो इंस्पेक्टर्स बैठते हैं। तो ये तो अब रिवर्स होगा, हर तरफ से क्लिंजिंग होगी गवर्नमेंट और ये पैसे वापस होंगे, पैसे वापस करके किसानों में बांटे जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर उठाया तो उस किसान ने उठाया जो सारा दिन मेहनत करता है। इतनी शदीद गर्मी और सब्सिडी की होगी, एक्सपोर्ट की होगी, वो उन्होंने कहा है कि अभी बताएंगे। ये जो प्राइस का फर्क है उसमें से अभी फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का आना ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद तमाम इदारों के हवाले किया जाएगा विद द टाइम फ्रेम। ये नहीं है कि अब खुला के बस ठीक है जी अब आ गई है और अब ये इसके ऊपर मिट्टी पाओ, नहीं, टाइम फ्रेम। और इसको पूरे तरीके से ईद के फौरन बाद जो आज की रिपोर्ट के साथ उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम एंटी करप्शन के इदारे ने करना है, नैब ने करना है, FIA ने करना है, जिसने करना है वो टाइम के अंदर जो टाइम पीरियड गिवन होगा उसमें लाके इसका एक्शन। गवर्नर साहब ये कमिटेड लग रहे हैं, इनकी कमिटमेंट है कि इसका कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। रिपोर्ट आ गई है, सिर्फ रिपोर्ट तक नहीं रहेगा, लोग गिरफ्तार भी होंगे सर, उनसे रिकवरी भी होगी। इनकी तरह जैसे कमीशन बनते रहे ना और मिट्टी पीटीआई वाले तो देखे यार, गुनहगार जो गुनहगार है हम कहते हैं पकड़ो। हमारा अगर नाम आया है, अगर ओमनी ग्रुप का नाम आया आप पकड़ो, लेकिन हमारी शर्त यह है कि फिर अब उनको भी पकड़ो जिन्होंने इजाजत दी है। यानी मिनिस्टर जो है आपका कॉमर्स का, उसको भी पकड़ो, जो ये एडवाइजर है अभी अब्दुल रज़ाक दाऊद, जिन्होंने इजाजत दी है, जिन्होंने एक्सपोर्ट की है, जिन्होंने बोजदार की हुकूमत को भी खत्म करो जिसने सब्सिडी दी है। हमारी हुकूमत ने सिंध ने 2017 में दी, आपने तो 2019 और 20 में दी है। तो आप कहते हो कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं कार्रवाई करूंगा, मैं आपको कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं कि आप बाकियों को छोड़ दें। आपने तो आज की रिपोर्ट में शहजाद अकबर ने कह दिया कि मैं जो हमारी जो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो शख्स है खुसरो बख्तियार, इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके भाई की है। जबकि मुझे पता है खुसरो बख्तियार का ये फैमिली बिजनेस है, ये सारे शुगर का काम ये फैमिली बिजनेस है। उसने अपना नाम इसलिए हटाया क्योंकि वो सियासत में था और उसको जब जहांगीर तरीन लेकर गया था इमरान खान के पास, ये जहांगीर तरीन का जो है ग्रुप का बंदा था। यहाँ पीटीआई में 2 ग्रुप है, आप सब जानते हैं। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि अगर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है तो हुई है, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि चौधरी बरादरान नाराज है तो आज मोने सिलाई का भी नाम आ गया। तो मोने सिलाई का जब नाम आ गया तो यही बातें करने तारिक बशीर चीमा गया था प्राइम मिनिस्टर के पास। तो अभी आप ये देखें कोरोना के चक्कर में सब फंसे हुए हैं, ये थोड़ा इंशाल्लाह कोरोना का जो है हालात तो आप देखेंगे कि नबील कपूर साहब ओमनी ग्रुप का आया है जो डायरेक्ट जरदारी साहब को बेनिफिट पहुंचाती है, उस पर कोई बयान दे दीजिए जिस पे एडी ख्वाजा को आपने फारिग किया था वहां से।
हमारी सियासत को तो आप छोड़ दें, पीटीआई का जो डैमेज होगा नहीं होगा वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इतनी हमारे अंदर जान थी तो तभी हमने रिपोर्ट पब्लिश की है, इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट के कौन हमारा है कौन नहीं है। आप बता देंगे आप लोगों ने जो इतने अरसे से वहां पे ये गदर मचाया हुआ है, इसका आपका क्या जवाब है? जी कबूल साहब, हम चोर है, डाकू है, आप फरिश्ते हैं, तो आप दिखाएं ना, अपनी अपनी नेकियां दिखाएं। आप लोग ने जो ये अमाल किए वो तो दिखाएं। आप पेशावर के अंदर केपी की गवर्नमेंट ने जो करप्शन हुआ है, आपने अपने एहतसाब के डीजी को क्यों बदल दिया था लास्ट अभी गवर्नमेंट में? आप लोग भी तो देखे ना, आप लोग फरिश्ते। बीआरटी की भी आपने जो है बात जिक्र नहीं छेड़ी, यहाँ पर आपने फॉरेन फंडिंग की जिक्र नहीं छेड़ी। 23 अकाउंट से फंडिंग हुई है, 23 बाकी सारी दुनिया की। डॉक्टर साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं सर कि इसके अंदर बेशुमार नए सवाल, नई फिगर्स, नई चीजें निकली है। ये भी बताया गया कि एक्सपोर्ट के अंदर भी गड़बड़ होती रही। अफगानिस्तान 58% जो हमारी चीनी एक्सपोर्ट होती थी वो अफगानिस्तान में होती थी, लेकिन उसमें जो ट्रक जो बोझ उठा सकता है वो 15 से 20 टन होता था, लेकिन उस ट्रक में भी 70 से 80 टन चीनी, यानी ये जो डिक्लेयर कर दिया जाता था इधर से कि 70 से 80 टन चीनी उधर चलेगी एक ऐसे ट्रक पे जो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 टन वजन उठा सकता है। तो इस टाइप की चीजें जब खुलेंगी तो मेरा ख्याल है सारी इंडस्ट्रीज ही सामने आ जाएंगी। तो क्या ये गवर्नमेंट, ये हमारी स्टेट ये अफोर्ड कर सकती है कि इस टाइप के और भी प्रॉब्लम खुल जाएं और यहां पे स्ट्राइक शुरू हो जाए? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो केस है इसमें अंडर इनवाइसिंग हुई है, सिर्फ पैसों में नहीं हुई या प्रोडक्शन में नहीं हुई, इसमें वेट में भी हुई है। तो अगर हम सारी इंडस्ट्रीज खोल लेंगे तो सारी इंडस्ट्रीज की सूरत ये होगी, तो स्टेट किस किस इंडस्ट्री को खोलेगी? देखिए चौधरी साहब, हमें पता चल गया कि चीनी की मद में तकरीबन 50 अरब रुपए का 22 करोड़ पाकिस्तानियों को टीका लगता है कीमत की मद में, और कोई 29 बिलियन का टीका लग गया सब्सिडी की मद में। ये रिपोर्ट पब्लिक हो गई। आईपीपीएस की रिपोर्ट आई जो लीक हो गई, पब्लिक नहीं की गई, उसमें कोई 5700 अरब का टीका था जो पाकिस्तानी अवाम को लग जाता है। अब हुकूमत ने ये सोचना है और ये फैसला करना है कि क्या उन्होंने ये रिपोर्ट इस्तेमाल करनी है अपनी सियासत चमकाने के लिए या 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कोई फायदा करना है। देखिए, ये 2 साल की तारीख पीटीआई गवर्नमेंट की गवाह है कि एक फूटी कौड़ी भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाती। इन सारी रिपोर्ट्स के नतीजे में अगर किसी का ख्याल है कि हमारे 50 अरब रुपया सालाना जो चीनी की मद में चले जाते हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे, तो वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक फूटी कौड़ी भी इन सारे रिपोर्ट्स के नतीजे में वापस खजाने में जमा हो या वापस आपकी और मेरी जेब में आ जाएगी। लेकिन सोचना यह है कि फ्यूचर के लिए क्या ये टीके जारी रहेंगे या हुकूमत ऐसे फैसले करेगी कि ये टीके लगने बंद हो जाएं। काम बड़ा आसान है। अभी जो कहा जा रहा है कि हम मुतल्लिका इदारों के पास ये रिपोर्ट भेज देंगे, इसका मतलब ये है कि वो एफआईए के पास चली जाएगी, वो एससीसीपी के पास चली जाएगी, वो नैब के पास चली जाएगी, वो एंटी करप्शन के पास चली जाएगी, और नतीजा 0/0 निकलेगा। अगर आपने फायदा करना है नहीं बात, तो वहां पे वो तो कब्रिस्तान है रिपोर्टों के सर, उससे वहां तो इतने केसेस हैं, लेकिन इस केस की बारी नहीं आई। कोई सोचा ना हुकूमत का, या तो हम तलवारें पकड़ लें और बंदे खड़े करें और गर्दनें काटनी शुरू कर दें। बात सारी है कि स्टेट के जो इदारे हैं उन्होंने काम करना है और हमें उन इदारों पे एतबार भी करना है। अगर इस मुल्क में लोग कहते थे कि पनामा को भूल जाएंगे सारे, लेकिन हुआ नहीं, कोर्ट्स ने किया, पनामा को तोड़ पहुंचाया किसी ना किसी जगह पे, और यहाँ पे एक एग्जांपल सेट हुई कि हुक्मरानों का भी एहतसाब हो सकता है। तो अब इस रिपोर्ट पे भी हमें भी एक उम्मीद बहार रख। मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अगर ये रिपोर्ट कैफरे किरदार तक पहुंचनी है तभी ये पब्लिश हुई है। वैसे तो जहांगीर तरीन साहब ने वो उन्होंने खुद एतराफ किया था कि 63% एमपीएस और एमएनए जो इलेक्टेबल्स है वो मैं लेके आया। इसका मतलब है वो गवर्नमेंट साजी में उनका बड़ा किरदार था। अब जिस शख्स ने गवर्नमेंट साजी की वो खुद ही करप्ट निकल आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट का इखलाकी जवाब क्या बचता है? देखिए जी, गवर्नमेंट साजी उन्होंने जरूर उसमें हेल्प की और उनकी इस चीज को हम जरूर एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन जो इलेक्टेबल्स वो लाए वो अपने अपने इलाकों से जीत कर आए हैं। वो थोक में कोई खरीदे हुए लोग नहीं होते हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉलिटिशियंस हैं। अब आपने ये मॉडल्स तैयार किए ना, आपने मॉडल्स तैयार किए, लेकिन इस मुल्क में अगर रिफॉर्म्स लानी है तो रिफॉर्म जिनके लिए हो रही है उनको सबसे पहले पता होना चाहिए, उनमें मायूसी ना फैलाए। 2 पॉइंट मैं सिर्फ ऐड करना चाहता हूं। बार बार बात हो रही है कि खुसरो मुख्तियार नहीं है, उनके भाई हैं, तो इसी तरह जो एवनफील्ड फ्लैट्स हैं और अल अजीजिया मिल्स है उसमें नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ को सजा 18 साल की दी गई। इसी तरह जो आप देखें कि नवाज शरीफ साहब का पनामा में, प्लीज सुने
नवाज बड़े शरीफ हो जाए साहब तो का नाम responsible नहीं पनामा होते, में नहीं बोल था, उनको पनामा में नहीं था, उनको उसके अंदर बुलाया। इन्हीं वाजिद जियाद साहब ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, यहां पर कैबिनेट को हेड इमरान खान करता है, उसको क्यों नहीं बुलाया इस कमीशन ने? इस कमीशन के अंदर अगर इमरान खान को बुलाया जाता तब यह कमीशन की कोई सैंक्टिटी होती। यह एक टोपी ड्रामा है जो कौम को दिखाने के लिए किया गया है। असल लुटेरे ठीक हो गया। इमरान खान के टोपी ड्रामा गाया से दबाए बाहर बैठे आए हैं, सेकंड आएंगे, उनको पकड़ें। कबूल साहब फरमाइएगा सर, क्या बनेगा रिपोर्ट का? सर सजा होगी किसी सर को? रिपोर्ट जी कबूल क्या साहब। कुछ भी नहीं बनेगा, रिपोर्ट का कुछ नहीं बनेगा, ये सिर्फ जाएगा एफआईए के पास और एफआईए इसकी और मजीद इन्वेस्टिगेशन करेगी। बाद में पता चलेगा कि गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व है, उसके बाद ये फाइल क्लोज हो जाएगा, जिस तरह फॉरेन फंडिंग का क्लोज हो गया था, जिस तरह बीआरटी का हो गया था, यही अशर है। बहरहाल ये लिख के रख लें आज इनकी दोनों की डेट और स्टेटमेंट, और हम जिस वक्त ये सारा फाइनलाइज होगा ना, ये आपने इनकी स्टेटमेंट जरूर दोबारा चलानी है। बहरहाल एक अच्छी शुरुआत है और इसी तरह मुल्क तब्दील होते हैं, इसी किस्म के इनिशिएटिव्स होते हैं जो आते हैं तो फिर मुल्क आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।